सिस्टम पर सवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नवरात्र के बाद प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुई हिंसा में एक युवक की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। हंगामा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की नहीं सुनी। और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे। इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। मामले में सियासत तेज हुई। गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया, लेकिन सवाल है कि आखिर तनाव वाले इलाके में एक दिन पहले ही प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया था, फिर इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? आखिर लोकल इंटेलिजेंस फेल कैसे हो गया? तनाव वाले क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस की तैनाती पहले से क्यों नहीं की गई? हिंसा के घंटों बाद भी डीएम और जिले के जिम्मेदारों ने लखनऊ तक सूचना क्यों नहीं भेजी? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब स्थानीय प्रशासन को देने ही होंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बैठने की जगह थी, उस जगह पर आगे क्या पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप फिर सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका अधिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा तो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं श्री कृष्ण को साक्षी मान कर समझ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। रविवार शाम उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के बाद हुए पथराव और गोलीबारी में युवक की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से पहले इनकार कर दिया। वहीं सैकड़ों लोग शव को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जबरदस्त हिंसा और आगजनी देखने को मिली। इलाके में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उपद्रवियों ने इस दौरान एक अस्पताल में भी आग लगा दी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस प्रशासन गोलीकांड में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर तहसील की ओर निकल पड़े और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। पुलिस दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहा, जबकि हमारे लोगों को लाठियों से मारा। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम पे भी आग लगा दी। वहीं मृतक राम गोपाल के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। घटना स्थल पर राम गोपाल के साथ मौजूद चचेरे भाई ने कहा कि पुलिस प्रशासन फेल हो गया। स्थिति ये थी कि मौके पर राम गोपाल का शव बाइक चलाना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने हमारे पक्ष पर ही लाठीचार्ज किया। बड़े चचेरे भाई देवेश मिश्रा ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम गोपाल को घर में घसीटकर गोली मारी गई और पुलिस देखती रही। लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई राम गोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको
पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा बस। बहराइच में पुलिस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया गया। मौके पर विधायक सुरेश्वर सिंह, एसपी वृंदा शुक्ला मौजूद रहे। इसी बीच एक और जगह आगजनी की घटना हुई, जहां पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तनाव को देखते हुए इंटरनेट को बंद करना पड़ा। पुलिस ने बहराइच हिंसा मामले में 6 नामजद अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शेर खान, ननकाऊ और मारफ अली आरोपी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है। सीएम योगी इसे लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और ताजा हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लिए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसीएस गृह मौके पर पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद विधायक ने भी पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच एसटीएफ के चीफ हाथों में गन लेकर भीड़ को काबू करते भी नजर आए। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। रविवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया, लेकिन सवाल है कि आखिर तनाव वाले इलाके में एक दिन पहले ही प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया था, फिर इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? आखिर लोकल इंटेलिजेंस फेल कैसे हो गया? तनाव वाले क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस की तैनाती पहले से क्यों नहीं की गई? हिंसा के घंटों बाद भी डीएम और जिले के जिम्मेदारों ने लखनऊ तक सूचना क्यों नहीं भेजी? ये सवाल हैं जिसके जवाब स्थानीय प्रशासन को देने ही होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है जब इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। जाहिर सी बात है, सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हिंसा भड़की या भड़काई गई, और अगर भड़की तो एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया गया था प्रशासनिक स्तर पर, तो आखिर क्या कुछ उस दौरान मौका मुआयना किया गया? क्या इस बात का अंदेशा नहीं था स्थानीय प्रशासन को कि इस तरीके का घटनाक्रम या इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं, हिंसा इतनी ज्यादा भड़क सकती है? इन सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? शासन की, प्रशासन की? क्योंकि सिस्टम का फेल्योर यहां पर नजर आ रहा है। हमारे साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, साथ ही पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही अवनीश जी भी जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, महेश चंद्र द्विवेदी जी और अवनीश जी। शुरुआत पहले अपडेट साझा कर लेते हैं इस घटनाक्रम को लेकर। शिवा का रुख करेंगे। शिवा, ये जो हिंसा भड़की या भड़काई गई, अभी भी माहौल शांत नहीं है, हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, जबकि आला अधिकारी मौके पर हैं। देखिए, घटना में सोनी बहुत ज़्यादा समय लग गया है। इस हिंसा को कंट्रोल कल रात ही में किया जा सकता था या अर्ली मॉर्निंग इस हिंसा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन गुस्साई भीड़ जो थी वो इसी बात से नाराज थी लगातार कि पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की। जो मूर्तियां विसर्जन उन्होंने रात में रोकी थी, जब गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी,
तो उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब ये कहा जाएगा कि पुलिस कर्मियों ने उनकी एक ना सुनी और जबरन उनसे मूर्ति विसर्जन कराने की बात कही गई और रात में उनसे लाठी फटकार करी गई, तो जब सवेरे गोपाल मिश्रा का शव उसके घर पर पहुंचता है, फिर घर पे एक रणनीति तैयार होती है कि तहसील पे शव रखकर प्रदर्शन करना है, आक्रोश व्यक्त करना है, उसके बावजूद भी वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज की। और सबसे बड़ी बात है सोनी, इस बात को लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर को पूरी संजीदगी शायद बताई नहीं गई थी इस घटनाक्रम की। लोकल इंटेलिजेंस जो था वो हमें लगता है बहुत ज्यादा फेल्यूर रहा था, क्योंकि कल मुख्यमंत्री डीजीपी जानकारी लेते हैं, तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर जाते हैं, वहां पर स्थिति का मोर्चा संभालने जाते हैं। डीआईजी और एसपी कल रात से मोर्चा संभाल रही है। तो लोगों की नाराजगी इस बात से भी है कि घटना जो हुई सो हुई, जो आप लोग कार्रवाई करेंगे सो करेंगे, लेकिन मांग ये है कि पहली बात तो दोषियों को फांसी होने की सजा होनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ उनके लोगों पर जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने क्यों की। तो एक आक्रोश जो है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी है कि उन्होंने ना चाहते हुए भी हम लोगों की जो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, जो जुलूस उनके साथ उनकी सुरक्षा के तहत निकलना चाहिए था, वो पुलिसकर्मी ही उन पर लाठी बरसाने पर उतरा है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि इंटेलिजेंस आपका अगर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के लूप होल्स होते हैं। और कल के बाद जिस तरीके से आज तक हिंसा कंटिन्यू हुई, ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी बता रहे थे कि हो सकता है सुबह 10-11 बजे तक जो हिंसा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अभी भी हमने देखने को मिला कि अमिताभ जब सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, लोगों को पकड़ने की बात कर रहे थे, तब भी वहां पर दुकानें जलाई जा रही थी, बाइक के शोरूम जलाए जा रहे थे, अस्पताल में आगजनी की जा रही थी। तो इस तरीके की जो घटना है वो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस के फेल्योर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अफसरों की जो कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में, उस पर भी एक सवाल खड़ा करती है। तो तमाम जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो आखिरकार एकजुट होकर के उनकी क्यों राय नहीं थी? इतनी बड़ी जो घटना हुई उसमें इतना समय क्यों लग गया इस घटना पर पूरी तरीके से इसमें शांति व्यवस्था पाने में? तो अभी भी जो है घटना वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है, अभी भी लोगों में उबाल है और लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं, जितने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और सभी लोगों पर एक तरफा एक तरीके की कार्रवाई हो। बिल्कुल, कार्रवाई की मांग, लेकिन इस हिंसा का जिम्मेदार किसे माना जाए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अवनीश काजला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पहले अंकित चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अंकित चौधरी जी, ये किसका फेल्योर आप देख पा रहे हैं? ये पूरा जो बहराइच प्रकरण है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इसमें अगर आप टोटल चीज देखी जाए, हिंदुओं की जो माँ दुर्गा के प्रति जो आस्था का विसर्जन जो यात्रा निकल रही थी, उस पे विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने जानबूझ के बिल्कुल 100% ये पूरा एक प्लानिंग के साथ वहां पथराव करा गया। रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती थी? बताता हूँ पूरी बात, एक मिनट सोनी जी मुझे कर लेनी चाहिए, फिर मैं अपनी सारी बातों का जवाब देने के लिए ही इस डिबेट में बैठा हूँ जी। ये पक्का है, रोकने की जिम्मेदारी वहां के जिला प्रशासन, जिला अधिकारी और एसपी महोदय साहब की, लेकिन उसके साथ साथ ये तो ठीक था, लेकिन आपकी जो मेन मानसिकता है, मैं केवल उस पर बात करूंगा। ये मेन मानसिकता ये आज ही नहीं, ये पहले से प्लानिंग हुई। ये फेलियर मानता हूं, वहां की एलआईयू का फेलियर था कि वो नहीं तय कर पाई, लेकिन उसके बाद लगातार और प्रशासन में जहां वहां जिला अधिकारी और एसपी, उनकी भी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बहराइच पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। इसके ही लिए क्या नाम है, लखनऊ से लगातार एक एडीजे और सचिव गृह दोनों भेजे गए हैं और ये पूरा प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा केवल अब यही निवेदन है, बहराइच के लोगों से शांति बनाए रखें और जो लोग इनमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कार्रवाई भी ऐसी होगी। इस बात की अपील तो केरियोस भी कर रहा है कि भाई शांति का माहौल होना चाहिए, लेकिन सांप्रदायिकता भड़की और एक दिन पहले फ्लैग मार्च होता है, बावजूद इसके लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर क्यों सामने आ रहा है? सवाल तो ये है, जब सूबे के मुखिया की गंभीरता नजर आती है, वो आला अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, पहले क्यों नहीं? अगर ये तैयारी पहले से होती तो शायद ये हिंसा की तस्वीरें इतनी इस तरीके से सामने नहीं आ रही होती, ये तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती, शांति का माहौल होता। यहाँ पर हिंसा की प्लानिंग, तो जो ये मानसिकता दिखाई दी है, ये पहले से ही प्लानिंग करे बैठे थे। मैं मानता हूं आपकी यहाँ पुलिस की चूक है, एलआईयू की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है,
कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप चूंकि ये पूरा मामला मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, इसमें पूरी बारीक निगाहें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पर आवर के हिसाब से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार लखनऊ के अधिकारी वहां भेजे गए हैं और बहराइच में बहुत ही जल्द सारी स्थिति काबू में होगी। और जिन्होंने भी ये हरकत करी है उन पे इस तरह का ये कानून व्यवस्था के लेते हुए इन धाराओं में मुकदमे होंगे कि शायद ये वो मॉडल पूरे आपको भी उत्तर प्रदेश पता में है अंकित चौधरी कोई जी भी। कि जब सांप्रदायिकता उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो भीड़ में आप किस किस को चिन्हित करेंगे, और भीड़ में इस तरीके का माहौल सामने आता है। और ऐसे में अब वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत इस तरीके की सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। देखो, अखिलेश जी का तो सारा विषय तय है। अभी वो इससे पहले बात कर रहे थे हरियाणा से लेके कि हमारा बड़ा अच्छा रहेगा इंडिया गठबंधन, लेकिन फेलियर होने के बाद एक व्यक्ति विशेष समुदाय की वोटों को केवल लेने के लिए अखिलेश जी ने यह बयान दिया। अखिलेश जी की सरकार में चढ़ के बोलते थे ये सब लोग, लेकिन ये केवल टारगेट हिंदू की यात्रा को करेंगे और हिंदू की यात्रा को टारगेट करके वहां करेंगे और उसके बाद सुरक्षित अपने घरों में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जिन समुदाय के जिन लोगों ने करा उस पर वो एक्शन होने जा रहा है। शायद इनकी पीढ़ी भी याद रखेगी कि किसी भी यात्रा पे पत्थर फेंकने का इंतजाम क्या होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवनीश काजला जी। ये हिंसा भड़की या भड़काई गई, लेकिन माहौल इस वक्त क्या कुछ है, कितना अशांत है, शांति का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिम्मेदार कौन? देखिए, अभी मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ऐसे चीजें हो जाती हैं तो भैया उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, एलआईयू किसके उस पर दिशा निर्देशों पे काम करता है, इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों रहा, क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? पूरा आज बहराइच चल रहा है, इससे पहले तमाम प्रदेश के अंदर सरकार के कितने कानून व्यवस्था के फेलियर रहे, क्यों राम भक्तों पर बनारस में लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों मेरठ में एक रावण को पुलिस को द्वारा उसे लाठीचार्ज डंडे करके उसे खंडित करना पड़ा? क्या त्योहारों के अंदर इनके पास इनकी एलआईयू का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर है? योगी की पुलिस क्या कर रही है? ये कहते हैं कानून का राज स्थापित करेंगे। अगर कोई भी गुंडे या कोई भी किसी भी व्यवस्था को, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि किसी भी यात्रा को सही तरीके से उसको पूरा कराया जाए? क्या सरकार को पहले से आभास नहीं था कि इस तरीके की यात्राओं में कोई भी असामाजिक तत्व उसको खंडित कर सकते हैं, उसको सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं? तो उसकी सरकार घरों में बैठी हुई थी या सोई हुई थी? तो जिम्मेदारी से ये लोग नहीं बच सकते, इनकी जिम्मेदारी थी और इनकी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। योगी सरकार फेल हुई है, पुलिस फेल हुई है, तो इनको ये मानना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि हम इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, माफी मांगने से भी स्थितियां सामान्य नहीं होने वाली। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं, महेश चंद्र जी का रुख करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे चल। डॉक्टर के बैठने की जगह थी उस जगह पर आगे का क्या? ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार सिस्टम पर सवाल। बहराइच में जिस तरीके का हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, हमारे साथ अनिरुद्ध मिश्रा भी जुड़ चुके हैं जो कि बहराइच से सहयोगी हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, महेश चंद्र द्विवेदी जी का पहले रुख कर लेते हैं। इस पूरे हिंसा वाले दृश्य को देखकर क्या कहेंगे, किसका फेल्योर यहाँ पर नजर आ रहा है? जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। महेश चंद्र जी, वो पूर्व नियोजित भी हो सकती है और भी हो सकती है जो कल हुई थी घटना जी। तो लेकिन अगर वो पूर्व नियोजित होने का अधिक चांस है, अगर जैसा बताया जा रहा उसी तरह अगर घटित हुई है कि वह अंदर से मस्जिद से जो भी स्थान है वहां से पत्थर फेंके गए, तो अगर ऐसा है तो वो पूर्व नियोजित थी।
और पूर्व नियोजित घटना के विषय में स्थानीय पुलिस को या इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए था। तो उस में मैं कहूँगा अगर ये पूर्व नियोजित थी और अगर उसी प्रकार हुई जैसा कि मीडिया हमें बता रहा है तो उसमें कमी रही है उस स्थान पर। उसके बाद में आज जो घटनाएं हुई है जी उसमें तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ फेल्योर है, क्योंकि आ, जब कल ये घटना हो चुकी थी तो ये अंदाजा प्रशासन को होना चाहिए था कि टेम्पर्स बहुत हाई होंगे, लोग नाराज होंगे। और विशेष तौर से ये होता है कि जब अर्थी लाई जाती है तो उसे देखकर लोगों के टेम्पर्स और हाई हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त फोर्स इतने सारे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वहां नहीं था, वह पहले से उपस्थित नहीं था। तो अगर मतलब पहले से ये प्लानिंग कर ली जाती तो बिल्कुल। संभवतः इस हद तक ये क्राउड नहीं जा सकती थी। वैसे तो क्राउड के तुलना में पुलिस इतनी कम होती है, कहीं भी अगर क्राउड चाहे तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, परंतु जितना अधिक ये घटना हुई है और जितना अधिक नुकसान हुआ है जान माल का, उसको काफी हद तक रोका जा सकता था अगर पहले से वहां अधिक फोर्स बिल्कुल। होती, अच्छी प्लानिंग की ये जाती। साफ है कि पहले से प्रशासनिक स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी और यही वजह है कि ये हिंसा इतनी भड़की और लगातार हिंसा भड़कने के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर से ये कोशिशें होती हुई नजर नहीं आई कि इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। जब सूबे के मुखिया की नजर पड़ती है या वो इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हैं, फिर बैठक करते हैं, फिर अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, तब जाकर इसको गंभीरता से लेते हैं अधिकारी। और इसके साथ साथ पूरा सिस्टम आता है, वो चाहे शासन स्तर पर हो चाहे प्रशासन स्तर पर, सभी सवालों के घेरे पे कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद भी जो आला अधिकारी हैं उनके जहन में सूबे के मुखिया का निर्देश भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़ चुके हैं, अनिरुद्ध मिश्रा जी का रुख करते हैं। क्या ताजा हालात हैं अभी यहाँ के? हिंसा जो है क्या लगता है थोड़ा सा पहले से नरमी देखने को मिल रही है, कुछ अंकुश लग पाया या फिर हालात जस के तस बने हुए हैं, हिंसा और भड़कती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनी जी, बताना चाहेंगे कि जिले की कमान मुख्यमंत्री ने संभाली है। अब घटना स्थल पर एडीजी एलओबी पहुंचे, आईजी और जिले के अधिकारियों कायम कर रहे हैं, तो वही नेट की सुविधा को भी बंद करवा दिया गया है। जिले के महाराजगंज बाजार में हुई आगजनी और पथराव के बाद मामला काफी आगे बढ़ गया था। मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे। बवाल को देखते हुए नेट बंद करवा दिया गया। जिले के हरदी थाना क्षेत्र में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति पर पथराव के बाद फायरिंग कर दी गई। इसके बाद इस घटना में एक युवक की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, अराजक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद बहराइच पहुंचे गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की बात कही थी। वहीं लापरवाही बरतने के मामले में हरदी थाना अध्यक्ष महती के चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। परिजनों द्वारा शव को रखकर प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद प्रतिमा विसर्जन को महासमिति के पदाधिकारियों के द्वारा रोक लगा दिया गया था। जो इस मामले की जानकारी जैसे ही मंडल के अधिकारियों को हुई, वैसे ही दल बल के साथ बहराइच में डेरा डाल दिया और लोगों को मनाते हुए नजर आए। वहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं गुस्साई भीड़ द्वारा कई जगहों पर आगजनी भी की गई। लेकिन ये जो आरोप निकलकर सामने आ रहा है अनिरुद्ध कि जो इस मूर्ति विसर्जन में शामिल थे हिंदू धर्म के लोग, या इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, अगर इसके आधार पर बात की जाए तो इनका कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज उन्हीं के ऊपर किया, ना कि उपद्रव माहौल बिगाड़ने वाले के ऊपर। माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर उस समय पुलिस की बहुत हल्का पल रहा और वो सुरक्षा बल को लेकर बहुत हल्के में लेकर रहे। और जब फायरिंग हुई, गोली चली, युवक की मौत हुई,
तो मूर्ति विसर्जन कराने जा रहे महासमिति के पदाधिकारियों ने उसका विरोध किया और उपद्रव किया। उसको लेकर लाठीचार्ज की गई, भीड़ हटाने के लिए की गई। लेकिन जिन लोगों पर ये विवाद उत्पन्न हुआ, जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ, उसको लेकर अभी पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, सुरक्षा दृष्टि में कमी पाई गई। अगर पुलिस सख्त होती और पुलिस का सुरक्षा कवच एकदम मजबूत होता तो ये उपद्रव और ये हिंसा तो होती ही नहीं और ना ये बड़ी हिंसा इतनी नहीं बढ़ती अनिरुद्ध। लेकिन अभी के हालातों का अगर जिक्र करें तो चूंकि हाईवे भी पूरी तरीके से घेर लिया था, यहाँ पे भी पूरा जो भीड़ है पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आला अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बावजूद पिस्टल लेकर खुद एसटीएफ चीफ सड़क पर नजर आए, भीड़ के पीछे दौड़ते हुए नजर आए। बावजूद इसके देखा जाए तो क्या अब कुछ शांति देखने को मिल रही है या फिर वैसा ही माहौल बना हुआ है? जैसे गुस्साई भीड़ द्वारा जब कई जगहों पर आगजनी की गई तो लोगों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि विवाद को बढ़ता देख जनपद के इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कमान संभालते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जग को भेजा। वहीं मौके पर लोगों से बात कर मामले की शांत करवाने में लगे। लेकिन अब बवाल गांव तक पहुंच गया तो रोक कर लोगों को पीटे भी जा रहे थे, बस से उतार के लोगों को पीटे जा रहे थे, जिसको लेकर उपद्रव इतना हुआ कि अमिताभ जग ने पिस्टल लेकर भीड़ को दौड़ाया, तब भीड़ जाके शांत हुई। तो क्या धार्मिक संगठनों के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई प्रशासनिक आला अधिकारियों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, प्रशासनिक आला अधिकारी ने बात किया और लोगों को ये किया। मुख्यमंत्री के वार्ता के भी बाद सौ को परिवार के लोगों ने बड़े भाव से मतलब अब 100 को मुखाग्नि भी दी गई है। तो जहां भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर इसके बाद परिवार के लोगों को मुआवजा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, तो जिस पर परिवार के लोग शव लेकर चले गए। गांव में शमशान घाट में बड़भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। गांव में अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। रामगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत रेहुआ मंसूर की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान महसी महाराज बाजार में जो बवाल हुआ था। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये माहौल जिस तरीके से हिंसा भड़की और अब हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से जो है अंतिम संस्कार किया गया है, इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब शायद ये माहौल जो हो थोड़ा सा शांति स्थापित हो यहाँ पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। शिवा भी लगातार जुड़े हुए हैं इस घटनाक्रम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं अंकित चौधरी जी का। अंकित चौधरी जी, देखा जाए तो इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा हंगामा भड़का या भड़काया गया और जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो प्रशासनिक अमला है, जो उसका फेल्योर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने सुना होगा जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में किस तरीके से लापरवाही बरती गई। यानी कि अगर शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा गंभीरता बरती जाती, जो कि अक्सर शोभा यात्रा कोई जुलूस निकलता है तो प्रशासनिक अमले की सतर्कता रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला। सोनी जी, आपकी बात ठीक है, जवाबदेही भी उसकी होती है जिसकी सरकार होती है। हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे। पहली चीज, किसका फेलियर है, किस सिस्टम का है, किस अधिकारी का नहीं। आरोप इस तरीके के भी निकलकर सामने आ रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का एक पोस्ट ट्वीट आया है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो रामगोपाल है जिसकी इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई, वो एक घर में घुसता है, वहां से हरा झंडा निकालता है, फिर भगवा झंडा फहराता है। तो ये जहर, ये दिल दिमाग जहन में डालने की कोशिश किसने की? ये आरोप इस तरीके के निकलते सामने आ रहे हैं और ये पूरी हिंसा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और ये वोट बैंक की राजनीति है। इस तरीके के आरोप सोनी, वोट बैंक का हम काम नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के लिए काम करते हैं। इसका रोल मॉडल भी आपने हरियाणा में देखा है। दूसरा, लेकिन ये विषय हरियाणा का नहीं है, गंभीर विषय है, बहराइच चल रहा है। दूसरा विषय जो है, आप ये देखिए हिम्मत की, जब से ये लगातार हरियाणा के रिजल्ट के बाद भी आए हैं, किस तरह मानसिकता हो गई है, किस तरह हिंदुओं की शोभा यात्रा को बनाया। मैं पुलिस का, LIU का और इंटेलिजेंस की सिस्टम मानता हूं कि वो फेल हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसे जब से
पता है लगातार लखनऊ से अधिकारी एसटीएफ के जरिए या एडीजे एलओ के जरिए या गृह सचिव के जरिए लगातार बहराइच में है और 100% कुछ ही और समय में पूरा बहराइच कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये काम करा है, मैं आपके सम्मानित चैनल के सामने से उन सबके लिए कहता हूं, जिसने भी ये पथराव काम विसर्जन की यात्रा पर करा है उनके खिलाफ वो एक्शन होगा कि भविष्य में उनकी पीढ़ी भी याद रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू की यात्रा पे, देवी की यात्रा पे उपद्रव करना और पत्थर फेंकने में क्या सजा मिलती है। चलिए ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो माहौल फिलहाल देखा जाए इतना शांतिपूर्ण तरीके से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट निकलकर सामने आया, लेकिन भीड़ में जो हिंसा फैलाई जिन लोगों ने, उनके खिलाफ उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी उस पर नजर रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवनीश काजला जी। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का ये पोस्ट क्या उचित है? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? राजनीतिक स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन ऐसे माहौल में और उकसाने का काम राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भी एक अपील जनता से करता हूं बहराइच की, कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, प्रदेश के अंदर कानून का राज। देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये कोई पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा ये पूरा सिस्टम हाथरस में फेल हुआ था, किस तरीके की LIU ने और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बावजूद भी वहां कितने लोग मरे थे। और आप देखिए, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि ये घटनाक्रम हुई है कैसे हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बरेली में एक SSP ने एक इसी तरीके के घटनाक्रम को रोका था, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रभाकर जी को प्रोत्साहन देने की बजाय सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ये सरकार भी समझती है कि जब ध्रुवीकरण होगा, ये सबका साथ सबका विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन नफरत के बीज अगर बोने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और RSS की विचारधारा के लोग हैं। आप देखिए कि नफरत क्यों उसके घर में घुस के इस तरीके की घटनाक्रम किया गया। मैं समझता हूं कि किसी को उकसाने का काम करना, चाहे घटना से पहले हो या घटना के बाद हो, वो हमारे समाज के लिए सही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाए। तो सोचना ये पड़ेगा कि सरकार इनकी है, इस समय जिम्मेदारी इनकी है, जवाबदेही इनकी सुनिश्चित होनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए, इस तरीके के उकसाने की घटनाओं को रोका जाए कि इस तरीके की चीजें ना हो। तो अपने उस पर इन्हें गंभीर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ये लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक ऐसी ध्रुवीकरण की राजनीति का संदेश दिया जाए जिसपे इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम करते हैं और हर चीज को ये चुनाव से जोड़ के देखना चाहते हैं। आप समझिए कि कोई भी चीज होती है, ये उसको चुनाव से और सांप्रदायिक रंग देने का काम करते हैं। तो इनकी सोच ही है। हरियाणा चुनाव जो अवनीश जी हुआ है, हरियाणा में कौन सी सांप्रदायिकता की बात करी भारतीय जनता पार्टी ने? कब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की बात करी? मैं जवाब देता हूँ कि जी, वहां हरियाणा में सांप्रदायिकता की बात जाट नॉन जाट किसने किया? आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के लोग, आपकी विचारधारा के लोग ने जातियों में बांटा हरियाणा को। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि कैसे आपने जाटों को वहां सहारा लिया। जाटों के खिलाफ एक 35 बिरादरी को एक करने के लिए आपने कैसे अभियान चलाया। आपको तो बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आपकी जिस जाति से आप आते हैं। चलिए, हरियाणा का तो रिजल्ट सामने आ चुका है और हरियाणा पर बात ना करके, क्योंकि हरियाणा में का रिजल्ट भी सामने आ चुका, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी एक बार फिर से काबिज हो गई, लेकिन हम बहराइच के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, अगर देखा जाए दंगा फसाद में झोंक कर आखिर राजनीतिक लाभ की मंशा रखते हुए ये राजनेता कब तक इस तरीके की राजनीति करते रहेंगे और ये माहौल बनता रहेगा? तो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई हिंसा मामूली हिंसा नहीं है, ये सांप्रदायिक हिंसा है, कम्युनल वायलेंस जिसको कहते हैं।
और इसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य राज्यों के अलावा देश के बाहर भी जाएगी कि सरकार में रहते हुए और इतनी टाइट गवर्नमेंट होते हुए भी जो दंगा था वो 2 दिन तक भड़का। पुलिस अफसर और वहां पर प्रशासन स्तर के जो अफसर बैठे थे वो इसको संभाल नहीं पाए। लखनऊ से पुलिस अफसरों की शासन स्तर पर जो टीमें गई वो इतनी देर पे क्यों गई। तो ये तमाम जो सारे लूप होल्स हैं ये आज आप घटना कंट्रोल कर लेंगे, हो सकता है शाम तक या कल तक इस घटना पे कुछ गिरफ्तारियां भी कर लेंगे, कुछ कार्रवाई भी कर लेंगे, लेकिन इसका छाप जो है वो बहुत बुरा छोड़ जाते हैं। तो तमाम सवाल इसी वजह से उठते हैं कि आप अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा से पहले अगर कोई तैयारी करते हैं उससे निपटने की, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि इस तरीके के त्यौहार जब आते हैं, मूर्ति विसर्जन हुआ, 12 वफात हुआ, दिवाली हुआ, होली हुआ, इस तरीके से प्लान से पहले लगातार मुख्यमंत्री हो या बड़े अफसर हो इस बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और वो लगातार इस बात को कहते हैं कि जिस जगह से जुलूस निकलना हो उस रास्ते को क्रॉस चेक करें। ना सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर भी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट, सब आपस में मिलजुल करके काम करे और कोई भी जरा सी भी तिनके भर की अगर किसी को भनक लगती है, कुछ हवा लगती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो सबको वही सूचना पास ऑन करे। हमको लगता है कि बहराइच में सोनी इस तरीके का काम नहीं हुआ है। जिस जगह से मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी, दुर्गा मूर्ति निकल रही थी, उस जगह मस्जिद भी था, उस जगह जो विशेष समुदाय का इलाका था वो भी वहां था और वहां पर डीजे तेज बजाने को लेकर के ही विवाद छेड़ा था और उसी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और जिसमें 1 लोगों की मौत हो गई। तो जरूर एक बड़ी कहानी कही जाएगी कि लोगों का जल्दी रिएक्ट ना करना और बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ रिएक्ट कर जाना, ये दोनों अपने अपने बड़े लूप होल्स हैं और शायद ये घटना इसीलिए दूसरे दिन भी पनपती रही। अब इसको कितना समय और लग जाएगा ये खैर मौके पर अफसर पहुंचे ये सब वही तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब गवर्नमेंट में एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, जब एक अच्छी शांति कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती हो और ऐसे में बहराइच जिले के अंदर सांप्रदायिक हिंसा हो जाना कहीं ना कहीं सवाल व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर खड़े करता है। तो जिम्मेदारी भी तय होगी, अफसरों पर गाज भी गिरी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न यही है कि आखिरकार ये हिंसा कंट्रोल कब होगी और किस तरीके से होगी। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं, महेश चंद्र त्रिवेदी जी का रुख करेंगे। महेश चंद्र जी, ये घटना घटित हुई, इस मामले में थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज को जो प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। अब ऐसे मामले में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है आरोपियों को चिन्हित किया जाएगा। भीड़ में उपद्रवियों को चिन्हित करना कितना मतलब आसान होता है अगर देखा जाए। कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके की हिंसा अगर भड़कती है तो सीधा सीधा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है। देखिए, जहां तक चिन्हित करने का सवाल है जी, तो ये निश्चित रूप से कठिन होता है और इसीलिए जितनी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनके जब मुकदमे चलते हैं तो बहुतों में लोग ज्यादातर में छूट जाते हैं क्योंकि वो चिन्हित करना कठिन होता है। लेकिन मैं कह नहीं सकता, हो सकता है वहाँ कहीं सीसीटीवी हो या अब आजकल जो कि इसमें फोन में भी लोग वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसी कोई एविडेंस हो वो एक बात। अन्यथा चूंकि दो पार्टियां होती हैं वो अपनी अपनी बात करती हैं और सत्य कोई बहुत कम लोग बोलते हैं वहां पर कचहरी में जाके। उस स्थिति में कचहरी को भी मुश्किल हो जाता है कि न्यायपूर्ण ये निश्चित कर पाए कि किसने हिंसा की है। तो ये उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि वहां पर क्या कोई फोटोग्राफ्स लिए गए, क्या वहां सीसीटीवी था, और या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो कि जिन पर विश्वास हो लोगों को, सही बात कहने को तैयार है, तो उस पर निर्भर करेगा चिन्हित करना। पुलिस जरूर काफी कुछ पता लगा लेती है परंतु वो भी 100% सही पता नहीं लगा पाती। कभी कभी गलत आदमी फंस जाता है इसी वजह से। तो चिन्हित करने की तो बात ये है। दूसरे जहाँ जो इसको रोकने के बात हो रही है, मैं कहूँगा कि वर्तमान में अच्छा रहे कि सारी राजनीतिक दल और मीडिया भी अपने को तो जहां तक हो सके शांत रखे, क्योंकि अगर ये दूसरी जगह फैल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तो इंटरनेट सेवा बंद है ना सर वहाँ की, और मीडिया तो अपना काम कर रही है। भाई जो तस्वीरें सामने आएंगी उसको लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जाती है, लेकिन सारा ठीकरा मुझे लगता है मीडिया की ही जिम्मेदारी नहीं होती। सिस्टम, शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगा? तो सवाल इस बात को लेकर है कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तो करते हैं और इस बात का भी जिक्र किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि भाई विदेशों में भी बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र होता है।
कैसे, मुझे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं, अंकित चौधरी जी, कैसे कानून व्यवस्था को लेकर तो बार बार सवाल खड़े होते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है कि वो गैर जिम्मेदाराना रवैया दिख ही जाता है। आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी? सोनी जी, इसमें दो चीजें हैं। हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो जो भी बड़े मुजरिम हैं, जो भी बड़े गैंगस्टर हैं, जो भी बड़े माफिया हैं, वो या तो ऊपर हैं या जेलों के पीछे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं, ये अटम्पली होती है। आप और मैं कहीं जा रहे हैं, एकदम से कोई हम पे पथराव कर दे, इसके लिए तो प्रशासन के हाथ में नहीं होता ना कि हर चीज को नोट करे, उस आदमी के ऊपर कौन अपराधी है कौन नहीं है, किसकी मानसिकता कब बदल जाए, क्या मन में सोच रहा है। इसीलिए शोभा यात्रा जुलूस जब निकलता है, इसीलिए प्रशासनिक अमला इतना चुस्त दुरुस्त रहता है, इसीलिए फोर्स तैनात की जाती है। और आप जब आज सत्ता पक्ष आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जब आप विपक्ष में थे तो आप इस बात का आरोप आपकी तरफ से लगाए जाते थे कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, दंगाइयों की सरकार है। तो अब यही सवाल इस तरीके के आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। सोनी जी, मैंने आपसे क्या कहा, सरकार हमारी है, जवाबदेही भी हमारी है। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिया वर्तमान में, क्योंकि वहां एसपी और डीएम सब लोगों को पहले से जानते हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई। उनकी भी भूमिका क्या होगी, कहाँ गलती हुई है, कौन सा एलआईयू, कौन सी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई है, उन सबके ऊपर बारीक निगाह और सबके साथ बिल्कुल न्याय होगा। जिनकी गलती है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा केवल कहना यह है, आप केवल व्यक्ति विशेषों की मानसिकता देखिए। भाई धर्म किसी का भी हो, जब मूर्ति विसर्जन निकालना, क्या आपको जरूरत थी, क्या पथराव करने की जरूरत थी? मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको साफ कहना चाहता हूं, और आप दिखाना ये बात, ये भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया और सूबे और मुख्यमंत्री हैं। इस पथराव में अभी जब ये मामला भी पुलिस हैंडल कर लेगी, लेकिन जिन्होंने भी ये काम करा है उनके खिलाफ वो एक्शन होने जा रहा है कि भविष्य में कभी उत्तर प्रदेश में तो कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में किसी भी यात्रा पर ईंट फेंकता हुआ 10 बार सोचे। चलिए, इस आश्वासन पर कितना भरोसा अवनीश जी? देखिए, भरोसा तो इन पे है ही नहीं, हर बार यही बात कहते हैं। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके बुलडोजर को लेकर जब टिप्पणी करी थी, तो ये जो जिस तरीके से कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। के न्यूज तो हमेशा लगातार जनता के मुद्दों को उठाता रहता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसका लगातार चर्चा करता रहता है। तो इनके बातें सब जुमला है, इनकी कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खत्म है। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, ये आपसी मतभेदों की सरकार है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं, सीएम से डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है, तो सिर्फ राजनीतिक रूप से केवल चुनावी पार्टी बनके रह गई है ना अवनीश जी। ये तो हर पार्टी में, हर उसमें देखने को मिल रहा है। आपसी तालमेल जो है बैठ नहीं पाता, सब अपनी जो बाहें हैं वो चढ़ाए घूमते हैं। तनातनी का माहौल तो हर एक राजनीतिक दल में देखने को मिल रहा है। वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने नकार दिया है, कोई सीट आपको देने नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कोई पार्टी है, घर की चिंता कोई न पार्टी करें, है आपको महाराष्ट्र में शरद पवार, देखें, उद्धव ठाकरे आपको नहीं मानते, उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मानते, दिल्ली में आपको केजरीवाल नहीं मानते, तो आपका नेतृत्व की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सब एकजुट मिलकर कैसे सबका साथ और सबका विकास हो, और कैसे हर एक मसले पर राजनेता हमारे राजनीतिक स्वार्थ ही देखते हैं। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, इस मामले में जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया, क्या ये कार्रवाई ऐसे मामले में काफी है? देखिए, बिल्कुल सोनी नहीं, क्योंकि थाना स्तर पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उस क्षेत्र के कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा होते हैं, COLIU होते हैं जो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनके ऊपर सर्कल अफसर रहते हैं, उनके ऊपर एडिशनल SP रहते हैं और SP रहता है। और इन सभी पुलिस हमलों के साथ मिल करके जिला प्रशासन के अफसर भी काम करते हैं, जो इस तरीके के धार्मिक जुलूस को निकालने के लिए एक व्यवस्था करते हैं। एक पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के साथ कितने लोग होने चाहिए, कितनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए,
प्रशासनिक अमले के अफसर कितने आगे पीछे होने चाहिए कि अगर किसी तरीके की हिंसा अगर होती है तो उसमें जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है किस तरीके उस स्थिति को काबू कर ले। तो सभी की बराबर की जिम्मेदारी है और सिर्फ चौकी इंचार्ज को और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देना ये कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि इस तरीके की अगर हिंसाएं होती हैं या इस तरीके कोई घटनाक्रम होते हैं तो निचले स्तर के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है या उन्हें लाइनहाजिर कर दिया जाता है। अब कार्रवाई बड़े अफसरों पर होनी चाहिए। देखिए, इस मूर्ति विसर्जन में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा बहराइच में भड़की, तमाम और भी जिले हैं। लखनऊ में भी मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हुआ, किसी तरीके को कोई घटना नहीं हुई। कानपुर में भी हुआ, उन्नाव में भी हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील जिले हैं, वहां पूरी तरीके से संपन्न हो गया। तो आखिरकार बहराइच में ऐसी घटना क्यों हो गई? तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो हमको देखने को मिलेगा। लोगों की लापरवाही भी होगी और अगर ये पूरी घटना सुयोजित तरीके से है तो किनके किनके लोग इसमें इन्वॉल्व है ये जरूर देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा जरूर वक्त लगता है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इस मामले को खंगालने के लिए कि आखिरकार घटना हुई कैसे, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है कि आखिर सत्तालोभी दल के जो नेता हैं वो कब तक ऐसे ही हिंसा की आग में समाज को झोंकते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे। और जब ऐसा घटनाक्रम सामने आता है तो सवाल शासन से भी होते हैं और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी को समझें और जवाब दें। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।